प्यारे छात्रों, पिछले दिनों में दिल्ली में सल्तनत काल को पढ़ा रहा था। आज मैं खिलजी वंश को बताऊंगा। खिलजी वंश में भी आपको जलालुद्दीन खिलजी को बताया था। खिलजी वंश, खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका एक नया उत्तराधिकारी आता है और उसके भाई का पुत्र है जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही योग्य प्रशासक माना जाता है और उसने सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण की व्यवस्था, उसके समय में जो अमीर और तुर्क सरदार हुआ करते थे, जो जिसको चाहते थे गद्दी पर बैठाते थे, जिसको चाहते थे गद्दी से उतार देते थे, उन सभी लोगों पर जो है उसने प्रतिबंध लगा दिया। मदिरापान से लेकर के हर व्यवस्था पर किसी सामाजिक समारोह में, किसी भी सामूहिक समारोह में आने जाने पर भी उसने रोक लगा दी। ऐसा इसलिए उसने किया कि जिससे उसके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र ना रचा जा सके। और बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था मैं आपसे बता रहा हूँ कि खिलजी ने सर्वप्रथम जो बाजार नियंत्रण की बात की थी, बाजार नियंत्रण की उसने मार्केट में जो रेट निर्धारित कर दिया था अपने राजतंत्र के आदेशानुसार, अगर उसके रेट से अधिक में कोई मूल्य लेकर के और वस्तुओं को कम देता था तो उसके शरीर से उसके मांस काट लिए जाते थे। जब इस तरह की सख्त प्रणाली लागू हो जाएगी बाजार में, तो व्यापारी और कस्टमर के बीच किसी प्रकार का जो है गलत व्यवहार नहीं होगा। नहीं तो आज आप देख लीजिए, तमाम कालाबाजारी चल रही है। पेट्रोल पंप पर आप डीजल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो 1 लीटर की जगह पे 900 ml ही रहते। फल से लेकर अन्य दुकानें पर आप चले जाते हैं, 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम ही रहते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये जो है एक चोरी की जा रही है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन सारी व्यवस्थाओं को जो है एकदम नियंत्रित कर दिया था कि बाजार में किसी प्रकार का जो है घपला और चोरी या कालाबाजारी नहीं होगी। इसके अलावा उसने देवगिर पर आक्रमण किया और देवगिर पर आक्रमण करके पूरी धन दौलत को वहाँ से लूट करके आ रहा था। चूँकि अवध का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। चूँकि उसका चाचा था, एक तरफ भतीजा भी था और दूसरी तरफ दामाद भी था। चूँकि मुसलमानों में अपने घरों में ही शादी कर दी जाती है, और इस प्रसन्नता में अपने दामाद की, अपने भतीजे की प्रसन्नता में कि मेरा दामाद जो है देवगिरी को लूट करके आ रहा है, चलूँ उसका स्वागत कर दूँ। इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ पे एक कड़ा नामक स्थान मिलता। उसी कड़ा नामक स्थान पर बहुत खुशी में, भावावेश में आकर के जलालुद्दीन अपने भतीजे को गले लगाना चाहा। लेकिन देखिए राज पाने के लिए इनमें कितनी बड़ी जो है अंदर कल छल होते हैं। जलालुद्दीन को जैसे ही अलाउद्दीन गले लगाने जाता है, खंजर निकालता और तुरंत गला उसका अपने ही ससुर का क्या कर देता है, काट देता है। और जब गला काट देता है वहीं उसकी हत्या हो जाती है। और 1296 ईस्वी में स्वयं सिंहासन पर क्या होता है, दिल्ली के बैठ जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों से ही सुरक्षा की, अपने देश की सीमाओं की। और उसने कुछ प्रमुख जो है उसके जो दरबारी कवि हुआ करते थे, जैसे अमीर खुसरो और बर्नी नामक 2 विद्वान ऐसे थे जो उसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अपने समय में उसने शेरी का किला, 1000 खंभा का महल, कुतुब मीनार के निकट कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद आदि का उसने निर्माण कराया। इसके मर जाने के बाद एक दूसरे राजवंश की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तुगलक वंश। ये तुगलक वंश कौन था?
तुगलक वंश की स्थापना करीब 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक ये सब शासन करते हैं। इस वंश का जो सबसे पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था, और गयासुद्दीन तुगलक जो है उसका प्रारंभिक नाम गाजी मलिक था। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि गाजी मलिक कौन था, तो इसी गयासुद्दीन तुगलक को ही आप जानेंगे। इसने कुछ जो है कार्य निम्न रूप से किए, जैसे राज्य के कर को निर्धारित कर दिया, टैक्स पूरे देश में क्या लिए जाएंगे उसको निर्धारित कर दिया, कृषि को प्रोत्साहित किया जिससे अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन किया जा सके, और शांति व्यवस्था पर ध्यान दिया। और इसकी 1325 में मृत्यु हो जाती है। इस तरह से एक इसका दूसरा उत्तराधिकारी इसका पुत्र आता है जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। यही मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में बैठता है गद्दी पर और करीब 1351 ईस्वी तक शासन करता है। भारत के इतिहास में इसको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि किस बादशाह को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसकी 2-3 कार्य 3-4 ऐसे थे जिनके कारणों से, कार्य तो उसके सही थे लेकिन वो समय से पूर्व होने के नाते सुचारू रूप से लागू नहीं किए जाने के कारण उसकी सारी योजनाएं असफल हो गईं, और उसी असफलता के कारण इसको क्या कहा जाता था, पागल बादशाह कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? जैसे पहला उसने काम किया था दोआब में कर वृद्धि। फर्स्ट काम उसने, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। जो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे पंजाब कहते हैं। इसलिए आप ये जानते रहिए कि गंगा और यमुना के बीच का जो ये मैदान था बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए यहाँ इतना अधिक कर लगा दिया कि यहाँ के किसान परेशान हो गए और उसकी इस व्यवस्था को सहन नहीं कर सके और विद्रोह कर दिया लोगों ने। ऐसे राजधानी परिवर्तन, जो कि दिल्ली से लेकर के देवगिर तक उसने आक्रमण करके सबको अपने में मिला लिया था, और ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि नहीं, राजधानी हमारी दिल्ली किनारे पड़ जा रही है, इसको लाओ देवगिर में स्थापित कर दें, जो बाद में दौलताबाद कहा गया। बहुत से लोग इसके फैसले से नाराज हुए। जो लोग नहीं जाना चाहते थे उनके घोड़े की पूंछ में बांध करके और दौड़वा दिया, उनके चीथड़े उड़ गए। ऐसी स्थिति के कारण उसको क्या कहा जाता था, पागल बादशाह कहा जाता था। ऐसे ही तांबे के मुद्दे का प्रचलन, क्योंकि उस समय तुगलक के समय में चांदी का अभाव हो गया था, और जब चांदी का अभाव हो गया तो इसने कहा कि तांबे के सिक्के का प्रचलन करा दो। और तांबे के सिक्के का अधिक से अधिक जब उत्पादन हो गया तो वस्तुओं के दाम ज़्यादा थे और तांबे की कीमत कम होने के कारण वो भी उसकी व्यवस्था असफल हो गई। इसलिए इस तमाम ऐसी योजनाएं इसकी थी जो समय से पूर्व लागू किया और सुचारू रूप से लागू ना हो सके, इसलिए इसको भारत के इतिहास में क्या कहते हैं, पागल बादशाह कहा जाता है। और 20 मार्च 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है, जिसके नाम पर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान बनाया गया है। और फिरोज शाह तुगलक जब आता है तो उसने कुछ निम्न कार्य किया। ये भी एक योग्य शासक था जो करीब 37 वर्षों तक शासन किया, और इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। सतलज नहर और यमुना नहर का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वह कौन सा शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया, तो आप फिरोज शाह तुगलक को जानेंगे। और फिरोज शाह तुगलक के नाम पर ही दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान बना हुआ है, जिसमें क्या होता है, भारतीय या दुनिया के देशों की क्रिकेट टीमें आती हैं, वहाँ पर क्रिकेट होते हैं। ऐसे ही बंजर भूमि के साथ प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में प्रयोग करता था। प्रजा के लिए सराय, जलाशय, अस्पताल इत्यादि की व्यवस्था किया था, जो धर्मशाले वगैरह होते थे। इसके अलावा दीवाने खैरात की भी विभाग की व्यवस्था की थी, जिसमें अनाथ लोगों की और विधवाओं के शादी विवाह से लेकर के उनके ऊपर खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई थी। ऐसे सरकारी खर्च से वैद्यों की व्यवस्था की गई थी, औषधियों की व्यवस्था की गई थी। बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए उसने बेरोजगार कार्यालय की स्थापना किया था। ये सारे कार्य किसके थे, फिरोज शाह तुगलक के थे। इसके बाद बीच में अचानक एक दूसरा शासक आता है जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग ये समरकंद का निवासी था, और इसका उद्देश्य केवल भारत की धन संपदा को लूट करके और समरकंद को सजाना था। ये आता है आंधी की तरह से और यहाँ पर लूट करके और तूफान की तरह वापस चला जाता है, और बहुत धन संपदा लूटता है यहाँ की। और करीब
1413 में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसको आप सैयद वंश के नाम से जानते हैं। ये कौन सा वंश था? सैयद वंश के भी कुछ शासक है। सैयद वंश, इसके शासकों का कार्यकाल बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं था, करीब 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। इसके जो शासक हुए बहुत योग्य नहीं थे। इसके अलावा फिर एक दूसरा शासक आता है लोदी वंश। लोदी वंश, ये लोदी वंश क्या था? 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, लगभग मुझे उम्मीद है करीब 75-76 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया। इस लोदी वंश का जो सबसे पहला शासक था, अफगान निवासी था, उसको बहलोल लोदी के नाम से जाना जाता था और वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और पंजाब के अमीर इसको आमंत्रित करते हैं कि आओ और दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठो। और इसके बाद 1489 में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहलोल की मृत्यु के बाद उसी का ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान चुना जाता है जिसका नाम था क्या? सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी का जो बड़ा बेटा था उसका नाम सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी जो है ये भी एक योग्य शासक था जो पश्चिमी बंगाल से लेकर के गंगा तट तक सभी क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और यही बहलोल सिकंदर लोदी ही 1504 ईस्वी में दिल्ली से अपनी राजधानी क्या करता है, आगरा में स्थापित कर लेता है और बाद में उसी का नाम क्या रखा गया, आगरा। इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आगरा को किसने राजधानी बनाया, तो ये सिकंदर लोदी ही था जो सैयद वंश का क्या नाम से लोदी वंश का शासक था और उसने आगरा को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। इसके अलावा सिकंदर लोदी से जनता के लिए जो अनेक जो है महत्वपूर्ण, उस जनता की भलाई के, लोक कल्याण के लिए अनेक कार्य उसने किए। और उसने एक पैमाना चलाया था नाप तौल का, जिसको सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपके दिमाग में भी होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि सिकंदरी गज किसने चलवाया था, तो आपके ये क्वेश्चन आंसर में लिखना होगा सिकंदर लोदी ने। और 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र जो है गद्दी पर बैठता है जिसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी सुल्तान बनता है। सरदारों के प्रति समानता का व्यवहार वो नहीं रखता। जो अमीर सरदार हुआ करते थे, जो अमीर तुर्क हुआ करते थे, जिसको चाहते थे शासन पे बैठाते थे, जिसको चाहते थे शासन से हटा देते थे। ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी से जो अमीर थे वहाँ के और सरदार जो थे वे असंतुष्ट रहने लगे और उन्होंने मेवाड़ के राजा राणा सांगा और ग्वालियर के राजा मानसिंह, ग्वालियर के उस समय राजा हुआ करते थे मानसिंह, और मेवाड़ के राजा राणा सांगा, इन दोनों के बीच भीषण युद्ध करवा देते हैं अमीर लोग। और इब्राहिम लोदी बेचारा क्या होता है, उसी युद्ध में मारा जाता है। और ग्वालियर पर भी सब जो क्या नाम से अधिकार कर लेते हैं। और प्रमुख अफ़गान सरदारों ने इब्राहिम लोदी का विरोध कर दिया। और ये अफ़गान सरदार जो विरोध कर दिए, इन्होंने उस समय अफ़गान में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बाबर। यही बाबर आकर के भारत की व्यवस्था को, भारत की राजसत्ता को बदल देता है। और बाबर क्या करता है, बाबर को आमंत्रित किया जाता है कि आओ हमारे भारत पर आक्रमण करो। सोचो कि यहाँ के कुछ ऐसे राजपूत थे जो खुद अपने ही देश पर विदेशी लोगों को, बाहरी लोगों को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग बात कुछ करते हैं और इनके अंदर कुछ भाव रहता है कि स्वयं ऐसा नहीं था, देश को गुलाम बनाने में इनका रोल भी है कहीं कहीं, कि इन्होंने खुद जो है बाबर को आमंत्रित किया। और बाबर जो है आता है 1526 में,
1526 में बाबर आता है और पानीपत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पानीपत का मैदान, पानीपत में वो इसी पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भीषण संग्राम होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब भीषण संग्राम होता है तो बाबर की, चूँकि उस समय युद्ध करने में उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम तोप का जो है प्रयोग किस शासक ने शुरू किया था, तो बाबर था। और चूँकि उसकी तोप के सामने इब्राहिम लोदी की सेनाएं टिक नहीं सकीं और इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से बाबर ने पानीपत के मैदान में क्या कर देता है, परास्त कर देता है। और जब बुरी तरह से परास्त कर देता है तो ऐसे हालात में यहीं पर लोदी वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और जब लोदी वंश का पतन हो जाता है तो पुनः एक नए राजवंश की स्थापना होती है और भारत के इतिहास में वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो आज भी आप उसको याद करते हैं, जिसके द्वारा जो विवाद बोया गया उसका आज भी हम दंश आज भी झेल रहे हैं। इस आधुनिक भारत में एक नए राजवंश की स्थापना आती 1526 में, जब बाबर जो है लोदी को पराजित कर देता है तो एक नए राजवंश की यहीं पे स्थापना होती है, उसका नाम है मुगल वंश। मुगल वंश, ये मुगल वंश आ जाता है 1526 में और दिल्ली सल्तनत की सत्ता यहीं समाप्त होती है। अगले दिन मैं आपको मंगोल और चंगेज खां को पढ़ाऊँगा। थैंक यू।